सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि 10 साल वो एक राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद से लगातार कांग्रेस के महासचिव हैं। भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लेकर कांग्रेस सबसे ज्यादा अपनी एक बड़ी उपलब्धि पिछले कुछ समय की बता रही है, जता रही है, उसमें भी शुरुआत के पहले दिन से लेकर अब तक जो राहुल गांधी के साथ लगातार दिखाई दे रहे हैं एक चेहरा, वो दिग्विजय सिंह है। लेकिन जब दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया, 24 घंटे भी नहीं बीते हैं उस बयान के, सेना और सैनिक, ये अब ऐसा मुद्दा आ गया है कांग्रेस पार्टी में जिसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस देख रही है कि आखिर बयान देने के बाद प्रतिक्रिया क्या आती है। प्रतिक्रिया अगर उसके पक्ष में आती है तो वो साथ खड़ी होती है, और अगर देश में प्रतिक्रिया उसके खिलाफ आती है तो निजी बयान कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से कह दिया कि दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले यानी कल जो सेना को लेकर पुलवामा पर सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सबूत मांगते हुए जो एक बयान दिया था वो उनका निजी बयान था, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साथ में एक और बात कही कि उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। दिग्विजय सिंह ने जब इस तरह का कोई बयान दिया हो, इससे पहले भी लगातार वो कभी आतंकवादियों के घर चले जाते हैं, उनके परिवारों से मिलते हैं, कभी एक बार फिर से सवाल खड़ा कर देते हैं सेना के शौर्य पर, सैनिकों के शौर्य पर। और फिर राहुल गांधी से जब पूछा गया कि आखिर क्यों अब तक उनके खिलाफ में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उन्होंने कहा हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहां सबको अपने अपने विचार रखने का अधिकार है और इसीलिए अलग अलग मत होते हुए भी हमारी परिवार में या पार्टी के परिवार में छत के नीचे सभी लोग हैं। आज जरा इसी पर एक बार चर्चा करेंगे और कुछ विजुअल्स आपको दिखाएंगे। वो तस्वीरें कहती हैं कि ये जो लोकतंत्र कांग्रेस में चल रहा है, क्या ये सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के लिए है? क्योंकि जब मीडिया ने लगातार कल से लेकर अब तक दिग्विजय सिंह से उनके बयान पर सवाल पूछने की कोशिश की, तो जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के इस वक्त मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया के हेड, सब कुछ देख रहे हैं वो, उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए ना सिर्फ मीडिया वालों को एक तरीके से उनके हाथ पकड़ लिए, उनके माइक नीचे कर दिए, उनके कैमरे बंद करवा दिए। तो क्या मीडिया के सवाल पूछने का जो लोकतंत्र में अधिकार है वो और कांग्रेस का जो लोकतंत्र का अधिकार है, उन दोनों में कोई फर्क है? इसी पर आज करेंगे चर्चा 5 की पंचायत में और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा कल से अब तक जो बयानों की बौछार चली है, एक भूचाल सा आया है वार पलटवार करते हुए, उन सब पर नजर डालते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का बुलंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं तो श्री राहुल गांधी जी से ये जवाब मांगता हूं, ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है? टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। राहुल गांधी पहली बार बोले हैं कि मैं सेना का सम्मान करता हूं। जो पार्टी की ओर से गंभीर सवाल उठाए गए थे उसको उन्होंने पहली बार कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं। फौज कोई सबूत नहीं देती, भगवान भी सबूत नहीं मांगेगा तो नहीं देगी। क्यों दे? किस बात का सबूत? अगर आपको जाना तो आप पाकिस्तानियों से पूछिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल
एयर स्ट्राइक पे सवाल, वैक्सीन पे सवाल, सेना पे सवाल, ईवीएम पे सवाल, न्यायपालिका पे सवाल, ये कोई भी देश को अपमानित करने का अवसर छोड़ते ही नहीं। ये चंद लोग अपप्रचार करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। और देश की आज़ादी हमने दिलाई और देश को एकता हम रखेंगे, उसके लिए भी हमने कुर्बानी दी और आगे भी देश के एकता के लिए सब मिलकर काम करें। तो ये वो तमाम बयान रहे जिस पर कांग्रेस ने भी अपना पल्ला झाड़ा। जाहिर तौर पर बीजेपी जो है वो सवाल पूछ भी रही है और ये भी पूछ रही है कि आखिर ये पहला मौका तो है नहीं जब कांग्रेस के किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया हो। राहुल गांधी को उनका बयान भी कांग्रेस के नेता के तौर पर जो उन्होंने दिया था वो याद दिलाया गया बीजेपी की तरफ से और पूछा गया कि जब उन्होंने खून की दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो उसका क्या मतलब था। लेकिन मैं जरा अपनी टीम से कहूंगी एक बार जब हम डिस्कशन शुरू करें तो वो तस्वीरें एक बार जरा दिखाने की दोबारा से कोशिश करें, वो पूरा वीडियो जो काफी कुछ लोकतंत्र के बारे में बयां कर रहा है जयराम रमेश का वो वीडियो, क्योंकि कल से लेकर अब तक 2 बार ऐसा हुआ जब मीडिया ने सवाल पूछने की कोशिश की, जयराम रमेश ने मीडिया वालों को पकड़ा, उनके कैमरे को हटाया और उनसे ये कहा कि आप हमारा मुद्दा भटका रहे हैं, आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो सवाल नहीं पूछ सकते, ये तो अधिकार मीडिया का है कि क्या सवाल पूछना है, जवाब देना, जैसे कि आपका अधिकार है नेताओं का अपना पक्ष रखना, पार्टी का उनका अधिकार है, इसी तरह मीडिया का अधिकार है सवाल पूछने का। तो ये जो लोकतंत्र में जो एक बदलाव आया है कांग्रेस के, उस पर जरा सवाल करेंगे। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, एक बार वो वीडियो जरा एक बार देखते हैं, फिर मैं परिचय कराती हूँ मेहमानों से आपका। पार्टी ने किनारा कर लिया। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। Please allow us to walk now. अभी फिर बात होगी। बाद में प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछिए। अरे यार 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा। पार्टी ने किनारा कर लिया। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। Please allow us to walk now. फिर बात होगी। बाद में 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछिए। अरे यार 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा है। तो ये कुछ वो तस्वीरें थी उस लोकतंत्र की जो कि पाठ पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन किसको पाठ पढ़ाया जा रहा है? मीडिया को, लोकतंत्र का, दिग्विजय सिंह को नहीं। और यही सवाल जरा मैं पूछूंगी जब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ खास मेहमानों का। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ सुजाता पॉल जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी जरा हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी मौजूद हैं, उनसे भी जरा हम उनकी बात समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ कर्नल तेज कुमार टिक्कू जी जो कि कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ हैं और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर अपनी राय रखते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सुजाता पॉल जी, ये जयराम रमेश जी को मीडिया के माइक हटाने की और उनके हाथ इस तरह से आपने जो विजुअल्स देखे उसकी क्या जरूरत थी? सवाल पूछ रही थी मीडिया कल से, अब तक 2 बार ऐसा हुआ। तो ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मीडिया का अधिकार सवाल पूछना है या नहीं है? रीमा जी, पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में विश्वास भी करते हैं और लोकतंत्र को स्थापित भी करा है अगर किसी ने, तो वह है कांग्रेस पार्टी। और जब आज मीडिया सवाल पूछती है और मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है तो निश्चित तौर पर यह बताना जरूरी है कि केमिस्ट्री के क्लास में इंग्लिश के सवाल नहीं पूछे जाते। और अगर आपने ये पूछना ही है तो इसका मैं माफी चाहती हूँ, यहाँ पे मैं कहीं बाहर हूँ तो लाइट चली गई है, उम्मीद करी हूँ मेरी आवाज आ रही है आपको। जी, तो जी, अगर हम केमिस्ट्री की क्लास में अंग्रेजी के सवाल पूछेंगे तो टीचर आपको यही कहेगा कि भाई तुम सवाल जो है अंग्रेजी के टीचर से पूछ लेना। इसलिए प्रधानमंत्री से ये पूछना जरूरी है कि वो सेना का कितना सम्मान करते हैं। सेना के बारे में बातें तो बहुत करते हैं वो, मगर आज जिस स्थिति में हम देख रहे हैं कि हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। सुजाता जी एक सेकंड,
केमिस्ट्री का सवाल तो केमिस्ट्री के टीचर से ही पूछा जा रहा था। विजुअल्स में देखा आपने, दिग्विजय सिंह भी दिख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। चल रही थी केमिस्ट्री का सवाल था कि उन्होंने ये जवाब क्यों मांगा, सबूत क्यों मांगे, तो केमिस्ट्री के टीचर दिग्विजय सिंह से ही सवाल पूछा गया था और किसी से नहीं पूछा गया था। नहीं रीमा जी, क्लास कौन सी चल रही थी? भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और उस भारत जोड़ो यात्रा में जो विषय है जिनके ऊपर हम चर्चा आज कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। जो नफरत आज फैलाई जा रही है उसके खिलाफ वो बोल नहीं रहे। अभी मैंने सुना शिवराज सिंह चौहान को बोलते हुए किसी गैंग के बारे में बात कर रहे थे। वो बताते बलात्कारियों के गैंग के बारे में जो मध्य प्रदेश में पूरी तरह काबिज हुआ है, जहां भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार है। उत्तराखंड में भी आपने सुना ही होगा अंकिता भंडारी केस के बारे में। और रविशंकर प्रसाद जी बात कर रहे थे कि वो राहुल गांधी जी पहली बार बोले सेना के सम्मान के बारे में, जिसके परिवार ने शहादत दी इस देश के लिए, जिसके परिवार ने लड़ी है लड़ाई आजादी की, उनसे आप ये सवाल पूछ रहे हैं। ये अधिकार है क्योंकि लोकतंत्र है, हम रोक नहीं रहे। लेकिन अगर सम्मान ही करना है तो जनता का सम्मान करना चाहिए जिस जनता ने चुना है। मगर महंगाई से, बेरोजगारी से आज वो त्रस्त है, उसका जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। जोशीमठ डूब रहा है मगर हिंदुत्व की बातें करने वाले प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आया। राष्ट्रीय सुजाता जी, मैं ये तो आपने जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया उसमें मैं गुरु प्रकाश पासवान जी के पास जाऊंगी, लेकिन मीडिया का चैप्टर पहले खत्म कर लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास में जाऊं उससे पहले मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि केमिस्ट्री की क्लास और आपने ये सबका साइंस का सवाल, भारत जोड़ो यात्रा पर क्यों नहीं मीडिया जो है वो सिर्फ वहां तक सीमित थी। तो कल भी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी जब दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया। दूसरी तरफ आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल गांधी की, वो भी भारत जोड़ो यात्रा पर थी। राहुल गांधी ने क्यों सभी सवालों के जवाब दिए? फिर जब उनसे पूछा गया, उनको कहना चाहिए था कि आप सिर्फ सीमित रखिए भारत जोड़ो यात्रा से रिलेटेड सवालों तक, मैं और किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने तो आज एक एक सवाल का जवाब दिया। दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने पार्टी का स्टैंड बताया। तो फिर ऐसा क्या हो गया? अच्छा सवाल है आपका रीमा जी, दोनों बातों को मैं बता रही हूँ। जब दिग्विजय सिंह जी के बातों पर आप भारत जोड़ो यात्रा में जाकर, और हमने देखा है कि मैं आपके चैनल के बारे में नहीं कह रही हूँ, हमने देखा है कि किस तरह की बातें चैनलों पर हो रही हैं इस वक्त। पहले 4 दिन भारत जोड़ो यात्रा के एक एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करी गई। बार बार झूठी तस्वीरें इनके ट्रोल आर्मी चीफ ने डाली, जूते के लेस बांधते हुए कोई और नेता, मगर राहुल गांधी अपने जूतों की लेस बंधवा रहे, ऐसा कहने लगे वो। तो ये जो झूठ की मशीन है ना, ये झूठ की मशीन जब भारत जोड़ो यात्रा में आती है और वहां पर सवाल कर रही है दिग्विजय सिंह जी से, तो जैसा कि मेरे नेता बोल चुके, जयराम रमेश जी बोल चुके कि भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही है उस वक्त केवल भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दे होने चाहिए। और राहुल गांधी जी आपके सामने आते हैं, वो हर सवाल का जवाब देते हैं और किसी जवाब की जरूरत कहां है। हमारे तो बहुत बड़े नेता है, वो हमारे नेता जो देश को जोड़ने चले हैं, उन्होंने आपको जवाब दे दिया और जवाब वहीं से आना चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इतने सालों की पत्रकारिता में और रिपोर्टिंग करते हुए ये कब कब ऐसा मौका आया था कि नेता जो है वो सीमित रखें पत्रकारों को कि उनको क्या सवाल पूछने हैं और क्या जवाब सामने से आएंगे? ये पहला मौका है या इससे पहले भी मौके आ चुके हैं इस तरह से पाबंदियां लगाने के? देखिए रीमा जी, इस देश में सरकारें, और जब मैं सरकारें कह रहा हूं तो जो भी नेता लोग होते हैं ना, वो अपने को सरकार से कम नहीं समझते हैं। तो वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि मीडिया को सवाल पूछने से रोका जाए। लेकिन ऐसा मौका तो शायद ही कभी आया होगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके संयोजक के तौर पर जिनको बताया गया दिग्विजय सिंह, उनकी कही हुई बात पर सवाल। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो कहा कि कौन सा सवाल कहां पूछा जाना चाहिए, किस सब्जेक्ट का, किस सब्जेक्ट में। अरे भाई, भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर, भारत जोड़ो यात्रा की रैली में भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक ने कुछ बोला तो वो सवाल कहां पूछा जाएगा? उसको क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर पूछना चाहिए क्या, या कांग्रेस कार्यालय में लौटकर पूछना चाहिए? बड़ा विचित्र सा बयान है। और यहां एक चीज मुझे जरूर समझ में आ रही कि कांग्रेस को पहली बार यह एहसास हुआ है कि देश में अगर सेना पर इस तरह से आप सवाल उठाएंगे तो राजनीतिक संकट हो सकता है। पहली बार यह समझ में आया है। और शायद यही वजह है कि जयराम रमेश बार बार
पत्रकारों को सवाल नहीं पूछने दे रहे, उसके बाद फिर सफाई आती है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। ये पहली बार उनको ये एहसास हो रहा है कि देश के विरोध में आप खड़े दिखने लगे, ये अच्छा नहीं है। मुस्लिम परस्त राजनीति तक चलता है, लेकिन अगर आप देश के विरोध में खड़े दिख रहे हैं तो आप पत्रकारों को तो सवाल पूछने से रोक लेंगे। लेकिन जो देश की जनता सुन रही है, और आज का समय ऐसा है, मीडिया का लोकतांत्रिकरण हो चुका है और राजनीति का, समाज का भी, सबको सब कुछ बहुत तेजी में पता चलता है। कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, चाहे वो कोई सरकार हो या नेता, मीडिया तो अपनी बात सब तक पहुंचा ही देता है। ओके, गुरु प्रकाश पासवान जी, जो बात सुजाता जी यहां पर कह रहे हैं, मैं जरा उस पर आपके पास आना चाहूंगी। आतंकवाद को लेकर, क्योंकि आपने सुना जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री से जवाब मांगिए, हमारे से जवाब मांगने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह के बयान से तो खुद को राहुल गांधी ने अलग कर लिया। राहुल गांधी ने साफ कह भी दिया है कि अब जो है सेना से सबूत हमने कभी ना मांगे हैं, ना हम मांगेंगे, और हम सेना के साथ खड़े हैं। चैप्टर क्लोज्ड, राहुल गांधी का कहना है। ये आज मैं चैप्टर खत्म करता हूं। तो फिर आप लोग अब इस चैप्टर को फिर क्यों उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो रीमा जी, आपके माध्यम से जो प्रश्न जयराम जी ने उठाया था, ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पिछले 8 वर्षों में, 2014 के बाद जब से हमारी सरकार बनी है, इस देश में एक भी आतंकी घटना नहीं हुई है, एक भी आतंकी घटना नहीं हुई है। और कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने क्या कहा था कि देश का सबसे बड़ा जो चुनौती है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। आज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की क्या स्थिति है? तो ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देश का सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, संप्रभुता, इससे किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं होने वाली है। दूसरा, दिग्विजय सिंह जी, ये वही दिग्विजय सिंह जी है ना जो बटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी के घर पे जाकर उसका समर्थन किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसके सलमान खुर्शीद जी ने कहा था कि जब बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। तो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे आप हमारे सेना को बदनाम करेंगे। ये वही सेना है जो हमारे देश के लिए बलिदान देते हैं, अपने प्राणों की आहुति देते हैं, आप उनका सम्मान भी नहीं करेंगे। और अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह जी का क्या है, उनके बयान से हम अलग करते हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा के मंच पे उन्होंने ये बोला है, और आप तय करेंगे क्या? जयराम जी थोड़ी ना तय करेंगे। जिस प्रकार के संस्कार उन्होंने लाइव टेलीविजन पे दिखाया है, पत्रकारों से धक्का मुक्की तक की नौबत आई है, ऐसे माइक हटाया जाता है। ये इनके डीएनए में है। ये जो तानाशाही है, ये जो डिक्टेटरशिप है, ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है, और ये दोबारा देश ने देखा है। आप नहीं तय करिएगा कि पत्रकार आपसे कौन सा सवाल पूछेंगे, किस विषय पे पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा। आपने पूरे देश को, पूरे सेना को शर्मसार करने का काम किया है। दिग्विजय सिंह को अविलंब माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ राहुल गांधी जी ये कह दें कि हम अपने आप को अलग करते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। ओके, प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सुजाता जी, मैं सिर्फ फिर से एक बार आपके लोकतंत्र पर आना चाहती हूँ। किस तरह का लोकतंत्र? क्योंकि जो नेता 10 साल मुख्यमंत्री रह चुका हो, जो कि कांग्रेस का महासचिव हो, जो डे 1 से भारत जोड़ो यात्रा में अगर सहयात्री कोई राहुल गांधी के हैं तो वो दिग्विजय सिंह है। पी चिदम्बरम, वो भी कोई एक छोटे मोटे नेता नहीं थे, या है? सलमान खुर्शीद, वो भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, और है। ये तमाम नेता जब ऐसे बयान देते हैं, और राहुल गांधी भी, जिनको लेकर अभी बीजेपी ने हमलावर होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो लगातार सेना ही मुद्दा क्यों बनती है? ये सैनिकों पर ही क्यों आकर सुई अटक जाती है और फिर निजी बयान का दर्जा दिया जाता है? सेना के बारे में किसी को सवाल नहीं करना चाहिए। और अगर जब हमारी पार्टी के शीर्षतम नेता बोल चुके हैं, खड़गे जी बोल चुके, राहुल गांधी जी बोल चुके कि इस बयान से हम सहमत नहीं है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, तो मुझे बताइए कि भाजपा इसका राजनीतिकरण कर रही है ना, क्योंकि सेना पे सवाल उठवाना चाहती है ये, क्योंकि यहीं तक इनकी राजनीति स्थिति। क्या बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को प्रवोक किया था बोलने के लिए? सुजाता जी, क्या बीजेपी ने मंच पर प्रवोक किया था दिग्विजय सिंह को कि वो ऐसा बयान दे जिसके बाद उस पर राजनीति की जाए? क्या बीजेपी ने उसके पीछे कुछ प्रोवोकेशन चल रही थी क्या दिग्विजय सिंह के लिए? नहीं, मैंने तो बीजेपी का नाम अब तक लिया नहीं था। मगर बीजेपी क्या करे, उनका तो खाना ही नहीं हजम होता बिना कांग्रेस का नाम लिए, बिना राहुल गांधी का नाम लिए, और पूरी कांग्रेस पार्टी को अटैक करे बिना। तो भारतीय जनता पार्टी को आप सेना को अटैक करेंगे, हम तो इस वक्त पत्रकारों के, अरे सुनिए, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। पुलवामा की घटना हो रही, पराक्रम पे प्रश्न, पुलवामा की घटना हो रही थी और प्रधानमंत्री कपड़े बदल कर शूटिंग करवा रहे थे। शूटिंग, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। देश के प्रधानमंत्री है, जब पुलवामा की घटना हुई तो उनकी शूटिंग बंद नहीं हुई। और शांत रहेंगे, आप नहीं बताएंगे किसी बात पर, शर्म आनी चाहिए। पुलवामा की घटना के ऊपर बताइए, उड़ी पठानकोट कैसे हुआ, इन सब पर आप बताइए ना। आप
जवाब दीजिए, माफी मांगिए। क्यों लेकर आते? माफी आप मांगिए। उड़ी पठानकोट। सुजाता जी, सुजाता जी, टेलीविजन पर सुजाता जी, झूठ बोल रहे हैं ये। नहीं रीमा जी, मुझे बोल रहे हैं। अरे झूठ तो आप बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला था जब पुलवामा की घटना हो रही थी, वो अपने कपड़े बदल रहे थे, कपड़े। जब उड़ी और पठानकोट हुआ तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे बताइए? जब 26/11 हुआ तो अपना रंगों के अंदाज में गए थे वो मुंबई। ये है प्रधानमंत्री की असलियत। और अभी इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा बचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अभी मैंने सिर्फ आपसे ये सवाल पूछा कि क्या दिग्विजय सिंह बार बार जो बयान देते हैं उसके पीछे बीजेपी का हाथ है या नहीं? इसमें पीएम कहां से बीच में आ गए? आप उसका जवाब दे दीजिए। फिर मैं जरा बख्शी जी के पास भी चलूंगी, वो शायद बता पाएंगे कि बार बार सेना से इतना प्यार क्यों है कांग्रेस के नेताओं को। सुजाता जी जल्दी से। पहली बात तो ये अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो पत्रकार हैं वो ये कह रहे थे और ये समझा नहीं पाए शायद वो कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस मुस्लिम परस्ती करती है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं भाई साहब सबका साथ सबका विकास, या लोगों को विभाजित करोगे। हमारी सेना में हर धर्म का व्यक्ति होता है, सेना में जाके देखिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने ऐसी कोई बात तो नहीं कही थी हर्षवर्धन जी? उन्होंने कहा सेना में हिंदू मुस्लिम, ऐसा तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। इन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम परस्ती के बारे में बोला था कि वो मुस्लिम परस्त है। तो ये जो है इस तरह की बातें जब ये पत्रकार होकर कहते हैं तो ये प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। एक सेकंड एक मिनट हर्षवर्धन जी क्या बयान था आपका? ये मैं नहीं सुन पाई इसको। मैं दोहराता हूँ कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता जी को मेरी बात शायद सुनाई नहीं दी होगी। मैं दोहराता हूँ कि कांग्रेस को अच्छा हुआ पहली बार ये एहसास हो गया कि सेना पर इस तरह से सवाल उठाना उनके लिए राजनीतिक तौर पर भी खतरनाक हो सकता है। मुस्लिम परस्त छवि लेकर तो राजनीति में वो चल सकते हैं, लेकिन सेना विरोधी छवि उनके लिए ठीक नहीं। कैसे दोहरा रहा? झूठ मत बोलो त्रिपाठी जी, आपने कहा जी आप वो वीडियो क्लिप मेरी फिर से चलवा दीजिए। बिल्कुल चलवा दीजिए, दर्शक सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा। सुजाता जी आई थिंक आपने फिर उस बात को नहीं समझा जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं। ये बात एक सेकंड मैं एक मिनट सुन लीजिए सुजाता जी, एक मिनट। आपने कल अगर दिग्विजय सिंह का पूरा जो उन्होंने मंच पर कल जो बयान दिया ना, उसमें सिर्फ एक इतनी बात नहीं थी। उन्होंने दूसरी बात कही कि 500 साल के मुगल काल में भी हिंदू धर्म जो है वो खत्म नहीं हो पाया। तो इसकी तरफ भी इशारा है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का। इसका क्या मतलब निकाला जाए फिर? इसमें किसने बात की थी? जो सेना की बात करता मुगल काल में भी हिंदू धर्म मुगल काल में भी इतना खतरे में नहीं था जितना आज है। अगर ऐसी बात की जाएगी तो उसको क्या बोला जाए फिर? नहीं तो सच्चाई है ना, जोशीमठ धस रहा है, प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर पा रहे और ये बड़े हिंदुत्ववादी बनते हैं। इसलिए मैडम सुजाता जी सुजाता जी आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है? जोशीमठ हिंदू मुस्लिम जोशीमठ प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आ रहा, ये इसका क्या कनेक्शन है आपस में? सारी चीजों का घालमेल हो रहा है, बहुत घालमेल हो रहा है। दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे कहां से कहां जा रहे हैं। भाजपा का 2 एजेंडा है, लोगों को भ्रमित करना और हिंदू धर्म को लेकर और दूसरा अपनी सेना को लेकर। सेना के लिए क्या किया? जो चीन में हमारे सैनिकों की शहादत माफी कब मांगेंगे बताइए? दिग्विजय सिंह माफी कब मांगेंगे बताइए? सेना को अपमानित मत करिए, सेना के शौर्य और एक सेकंड गुरु प्रकाश जी, एक मिनट सुजाता जी आप फिर वही बात कर रही हैं। आपने कहा चीनी सैनिकों ने हमारे क्या एक सेकंड सुजाता जी, एक मिनट। प्रफुल्ल बख्शी जी एक बार फिर से कांग्रेस वही बात कर रही है जिसको लेकर राहुल गांधी बैकफायर पर आ चुके हैं कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की शहादत करवाई है। विजुअल्स तो कुछ और कह रहे थे, पूरे देश के सामने जो बात आई थी वो कुछ और थी। एक बार फिर कांग्रेस का स्टैंड वही सामने आ रहा है। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे सैनिकों की शहादत। एक मिनट सुजाता जी सुनिए, नहीं एक मिनट सुनिए, अब सुनिए मेरे को बात करने दीजिए। प्रफुल्ल बख्शी मैं बहुत देर से सुन रहा हूं सब कुछ। देखिए सेना को जब बीच में इसलिए लाते हैं क्योंकि सेना के ऊपर लांछन लगाना बड़ा आसान है, उनको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, उनका पब्लिक रिलेशन ही नहीं खड़ा होकर बोलता, तो ये प्रॉब्लम है।
और कोई सोचता है कि ये फेवरेट व्हिपिंग बॉय हैं, कुछ मर्जी कह लो सेना के बारे में। माँ के अगर जितने बेटे हैं, सेना उनमें से सबसे बड़ा बेटा है जो माँ की रक्षा कर रहा है, और बाकी सब उछल कूद मचा रहे हैं क्योंकि सेना रक्षा कर रही है। और इनको पता हो जाना चाहिए कि सेना के ऊपर उंगली उठाई तो उनको ये उंगली उनकी जल जाएगी, क्योंकि फिर कोई नहीं रह जाएगा उनको बचाने के लिए। इसलिए सेना को इज्जत रखिए, वो माँ का बेटा है जो माँ की इज्जत करता है। दूसरी बात, घड़ी घड़ी सेना के बारे में उठाना होता तो आज से 50-60 साल पहले जो हुआ उसका सारा खुलासा खुद शुरू करिए। आप पूछना शुरू करिए कि जब 3 बार चीन अंदर घुसा है 2007 से लेकर 2013 तक, 17 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, तो उस समय के प्रधानमंत्री जो भी थे उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, चीनों को तंग मत करिए। फिर सगत सिंह राठौर की तरह 67 में जब नाथुला में घुस रहे थे उन्होंने हमारे 50 सैनिक मार दिए। तो जब हमारे सैनिकों को कहा गया तुम पीछे हट जाओ, सगत सिंह राठौर ने उस टाइम गवर्नमेंट का ऑर्डर फाड़ दिया और उन्होंने 500 चीनी मार दिए। समदरंग चौंग में जनरल सुंदर जी ने पूरी की पूरी एक ब्रिगेड लेके, जो उस समय की गवर्नमेंट थी उसके हुक्म के खिलाफ उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया। ये इसलिए करते हैं क्योंकि मां की रक्षा से बड़ी कोई रक्षा नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज आर सबसर्विएंट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड सेना इज द पीपल ऑफ इंडिया। एक एक सैनिक भारतीय जवान है, वोट देता है, सिटीजन है, इसीलिए भारतीय सेना को कोई बचाता तो नहीं है, मैं मानता हूं, पर वो सबसे आगे है। तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को थोड़ा ख्याल से बात करनी चाहिए कि क्या सेना के बारे में क्या कह रहे हैं। घड़ी घड़ी सेना को नाम उछालने से नहीं। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपने जो बात कही बहुत अहम आपने बात कही। आपने तो पूरा मतलब एक तरीके से पुरानी जो बातें आप इतिहास लेकर आ रहे हैं सामने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो सबको जानना भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जो अभी अभी यहां पर सुजाता जी ने कही, जो बात राहुल गांधी ने कही कि हमारे सैनिकों को चीनी सैनिकों ने पीट पीट कर खदेड़ दिया, जिस बयान को आज बीजेपी ने भी रिपीट किया है। अभी सुजाता जी ने भी ये बात कही कि चीनी सैनिकों ने हमारे जवानों को शहीद कर दिया। मैं जरा जानना चाहती हूँ ये हकीकत, ये बार बार ये बयान आ रहा है। मैं क्या बताऊं आपको, ये सब लोग अपनी रोटी पका रहे हैं, इनको नौकरी करनी है और इनको वही बात बोलनी है ठाकुर सुहाती, जो ठाकुर साहब को पसंद आ जाए वही बात बोलेंगे। अरे सैनिकों, ये कभी इनको वहां ले जाके दिखाइए, एक बार उनको वहां खड़ा कर दीजिए, पता चल जाएगा। किसने कहा भारतीय सेना, तभी तो चीनी घड़ी घड़ी अब कोऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं, घड़ी घड़ी घुट्टे टेकने की बात कर रहे हैं। 7 हाइट्स हमने ली थी अगस्त 29-30 को 2020 में, मेजर हाइट्स ली थी हमने, नेगोशिएशन करके उनके साथ बातचीत जरूर करी भारत ने। पर यह कहना कि उनकी पिटाई हुई है, मैं तो कहता हूं ये इतना हास्यप्रद चीज है कि अब सेना को रोष ही नहीं आता। सेना सोचती है कि यार कहां फंस गए, किन लोगों के बीच में, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या रहे हैं, ये बात हो रही है। तो हमको अब ध्यान रखना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि अब सेना के को छोड़ दीजिए, आप अपनी पॉलिटिक्स चलाइए, वही काफी है। ओके, गुरु प्रकाश पासवान जी आप कुछ कह रहे हैं जल्दी से। नहीं, देखिए बार बार ये प्रश्न खड़ा होता है। हाँ। मैं बस एक विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। क्या ये दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, क्या ये कांग्रेस के फर्स्ट परिवार के अग्रीमेंट के बाद बोलते हैं? क्या इनको राहुल गांधी और सोनिया गांधी का श्रेय प्राप्त है? क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है सेना को कमजोर करने की, ये स्ट्रेटजी है। मैं देखिए रीमा जी इस प्रकार करके सुजाता जी बीच में नहीं, सुजाता जी बीच में नहीं, सुजाता जी बीच में नहीं, अपनी बारी में बोले, अपनी बारी में इंतजार कीजिए सुजाता जी, सुजाता जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए सुजाता जी, सुजाता जी, सुजाता जी, सुजाता जी, सुजाता जी, सुजाता जी, सुजाता जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए सुजाता जी। प्रधानमंत्री की आवाज नहीं निकली। ये देखिए, पुलवामा घटना हो, वो शूटिंग करवा रहे थे, अपनी शूटिंग कर रहे थे, उनकी आवाज नहीं निकली। आपने गलत देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है।
अगर सेना को बीच में ला रहे हैं तो आपको भी सुननी चाहिए बख्शी जी की बात, क्योंकि सेना के बारे में इस तरह की डिबेटें होनी भी नहीं चाहिए। और अगर किसी ने ऐसी बात की है तो उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए मुद्दा नहीं है, इससे बौखला गए। अरे सुजाता जी को म्यूट कीजिए सुजाता जी को सुनना पड़ेगा, दूसरे लोग भी पैनल में वो क्या बोल रहे हैं। सुजाता जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, मैंने आपको रोका है अभी। सुजाता जी, दो चीजें मैं क्लियर कर दूं इस डिबेट के अंदर। एक तो अपनी अपनी बारी का सब इंतजार करते हैं, क्योंकि डिबेट इस तरह होनी चाहिए जिसमें सभी लोग जो बोल रहे हैं दर्शक उसको समझ पाए, तभी डिबेट कुछ सार्थक तरीके से सामने आएगी। इसीलिए जब आप बोलती हैं, गुरु प्रकाश पासवान जी हो, हर्षवर्धन जी हो, सभी लोग चुपचाप से बैठकर सुनते हैं आपकी बात को, आपके पॉइंट को। लेकिन आप अगर नॉन स्टॉप बोलेंगी तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए एक गुजारिश है आपसे, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, गुरु प्रकाश जी को खत्म करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी, आप पूरा बोलिएगा। गुरु प्रकाश पासवान। धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी के संस्कार है, वहां जयराम रमेश जी पत्रकारों के माइक हटा रहे हैं, यहाँ ये दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं, जनरल साहब को अपमानित कर रहे हैं, पत्रकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार हैं, कांग्रेस पार्टी का डीएनए है, जो कि तानाशाह है, डिक्टेटर है। आप मुझे इतने से प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिग्विजय सिंह जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, समय समय पे सेना के शौर्य पे, सेना के पराक्रम पे प्रश्न खड़ा करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटजी के तहत करती है ताकि सेना का मनोबल गिरे, ताकि भारत का मनोबल गिरे, भारत को अपमानित किया जा सके। ये कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ सेना विरोधी नहीं है, भारत विरोधी भी हैं, भारत विरोधी भी हैं। इसीलिए दिग्विजय सिंह को कहिए माफी मांगे सेना से। दिग्विजय सिंह मंच पे और माफी मांगे सेना से। नहीं, लेकिन गुरु प्रकाश जी, कांग्रेस इस बात से पूरी तरह से अपने आप को अलग कर चुकी है। उनका कहना है कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां पर सबको अपने मत रखने का अधिकार है। ये मत दिग्विजय सिंह का है, उन्होंने अपना मत रखा, कांग्रेस ने उसको अपने से अलग कर लिया, तो माफी किस बात की, आप ये पूछिए। रीमा जी, अलग कर लिया तो आपका जुर्म माफ हो गया क्या? अरे कमाल कर रहे हैं आप लोग। सेना ने क्या क्या नहीं किया इस देश के लिए। दिग्विजय सिंह यदि कांग्रेस पार्टी के दिल में चोर नहीं है, कांग्रेस पार्टी रणनीति के साथ नहीं कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करे कि दिग्विजय सिंह जी माफी मांगे देश की सेना से। दिग्विजय सिंह कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक है, भारत जोड़ो यात्रा के मन से ये बात बोली गई है, तो कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, दिग्विजय सिंह को माफी मांगनी चाहिए और अविलंब माफी मांगनी चाहिए। सुजाता पॉल जी, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बख्शी जी की पूरी बात से सहमत हूं कि सेना के बारे में सवाल नहीं उठने चाहिए और इस तरह से डिबेट जो है वो तो करना नहीं चाहिए। लेकिन साथ ही सर, मैं आपको ये भी कहना चाहती हूं कि अगर देश को जब आजादी मिली, क्या सेना का सम्मान कभी कम हुआ? कभी डिबेट्स हुई इस तरह से कि अगर किसी ने कुछ कहा और पार्टी ने अपने आप को उससे अलग कर दिया, तो इस तरह से क्या बार बार उस बात को बोला गया है जिस तरह बीजेपी आज कर रही है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सुजाता जी, मैं जवाब दे देती हूँ, नहीं, आप मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, पूरी बात कर लेने दीजिए। दूसरी बात, जब पार्टी अपने आप को अलग कर रही है उस बयान से, हमारा उस बयान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको याद करा रही हूं कि किस तरह से जब पुलवामा की घटना हुई या जिस तरह से गलवान वैली में हुआ, उसके बाद क्या प्रधानमंत्री ने वोट नहीं मांगे? मैं बख्शी जी से जानना चाहती हूँ, सर ये बताइए कि क्या सैनिकों के नाम पे कभी वोट मांगा जाता है? हर आप अगर जाएंगे आर्मी के किसी भी जगह पर चले जाइए जहां पे जो हेडक्वार्टर होते हैं या उनकी बटालियन स्टेशन होती है, हर धर्म की वहां पर जगह होती है और हर धर्म का वो सम्मान करते हैं। हम उनके ऊपर सवाल उठा ही नहीं सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा सुजाता जी, टिक्कू जी, ओके टिक्कू जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गुरु प्रकाश पासवान कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या है ये गुरु प्रकाश? उनको तो दिखाना है कुछ तस्वीर, जब नवाज शरीफ के घर जाते हैं, कुछ सबूत दिखा रहे हैं वो। अरे जो सबूत मांगे जा रहे हैं वो सबूत कुछ दिखा रहे हैं। क्या है गुरु प्रकाश पासवान जी? मुझे जवाब एक मिनट सुन लीजिए क्या है ये? पार्टी क्यों जाती है ये है क्या? सुन लेते हैं एक मिनट गुरु प्रकाश पासवान। अरे सुजाता जी सुन तो लीजिए वो क्या दिखा रहे हैं। हाँ, ये फिर अब शांत रहिए। हाँ, 2008 में राहुल गांधी सोनिया गांधी ये एमओयू साइन कर रहे हैं। ये एमओयू का जवाब कौन देगा? गलवान का नाम मत लीजिए आप, गलवान का नाम मत लीजिए आप, गलवान का नाम ले, आप में नैतिकता नहीं है। इसका जवाब दीजिए, क्या हो रहा है? ये क्या खिचड़ी पक रही है? जरा फुल स्क्रीन में लेकर आइए, ये क्या दिखा रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान? क्या हो रहा है ये? हाँ, दिखाइए ये क्या है, क्या हो रहा है ये देखिए, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये देखिए कौन है ये? हाँ, ये एमओयू साइन हो रहा है,
ये एमओयू साइन हो रहा है और गलवान की बात करते हैं, क्या है जवाब कौन देगा? इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। गलवान का नाम मत लीजिए आप। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? 1 करोड़ रुपए लिए थे आपने। सुजाता जी, सुजाता जी, सुजाता जी, सुजाता जी, एक सवाल पूछा जा रहा है। सुजाता जी, ये तस्वीर का जवाब दे दीजिए। सुजाता जी, वो जो तस्वीर दिखा रहे हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा ना, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है। आपने एक आरोप लगाया, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उसका जवाब दे दीजिए सुजाता जी। पार्टी के हेडक्वार्टर में, अरे भाई हेडक्वार्टर है, ये बताओ ना ये क्या है? ये भी बता दो। चुप रहो। सुजाता जी, कितनी उत्तेजित क्यों हो रही हैं आप? कितनी उत्तेजित क्यों हो रही है सुजाता जी? सुजाता जी, कितनी उत्तेजित, कितनी उत्तेजित क्यों हो रही है सुजाता जी? सुजाता जी, सुजाता जी, जिस तरह से आप माननीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, वो माननीय प्रवक्ता है भाजपा के, इतना उत्तेजित क्यों हो रही है आप? मुझे बता रही है कि चुप रहेंगे। आप मुझे ये बताइए, आपको किसने कहा चुप रही है? अभी तक तो किसी ने कहा ही नहीं, आप लगातार बोल रही है। लेकिन ऐसी भाषा मत इस्तेमाल कीजिए ना आप। करें, अच्छा चलिए ठीक है। टिक्कू जी, मैं जरा 1 मिनट, एक रिएक्शन टिक्कू जी से लूंगी, उसके बाद मैं आ रही हूँ। टिक्कू जी, क्योंकि एक बड़ी और अहम एक जानकारी। ओके, प्रधानमंत्री सेना के नाम पे वोट मांगते हैं, शर्म करो। अरे शर्म करो, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट कौन? अरे भाई ये देखिए, ये बताइए चाइना के साथ क्या हुआ था? चाइना के साथ क्या ही हो रहा है रोमांस, बताइए ना। झूठ बात करनी कहते हैं आप लोग, कोई नहीं दिखता है नहीं। गलवान का नाम मत लीजिए आप, माफी मांगिए, माफी मांगिए देश से, माफी मांगिए देश से, माफी मांगिए देश से। सेना को अपमानित मत करिए आप। सेना को बार बार अपमानित करेंगे तो यही होगा आप लोगों का। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, नहीं होगा। एक सेकंड सुजाता जी और गुरु प्रकाश जी, 1 मिनट में रोकूंगी। सुजाता जी 1 सेकंड। एक तो आप नॉन स्टॉप बोल रही हैं, आप किसी और की सुन नहीं। 1 सेकंड सुजाता जी, इस तरह से बात नहीं होती है, इस तरह से बात नहीं होती है डिबेट में। आपको सुनना भी पड़ेगा। बाकी के लोग जो बोल रहे हैं, कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, उसका जवाब तो दीजिए ना। वो एक तस्वीर दिखा रहे हैं, उन्होंने पूछा क्योंकि आपने गलवान का जिक्र किया, उन्होंने एक तस्वीर दिखाई। किस हैसियत से राहुल गांधी एमओयू साइन कर रहे हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे दीजिए। आप कहां से कहां ले जा रही हैं बात को? मैं आपको जवाब दे रही हूँ। ये बताइए कि ये सरकार क्या कर रही है? प्रचंड। अरे भाई क्या भी जवाब दो ना भाई, जवाब दीजिए इसका। अरे डरपोकों की राजीव गांधी फाउंडेशन ने करोड़ों रुपए चाइनीज एम्बेसी से दिया है, जवाब दीजिए। 1 करोड़ से अधिक रुपए दिया है राहुल गांधी ने, जवाब दीजिए। जवाब है नहीं आपके पास, देश को संस्कार बताइए, कि चीनी जो है संस्कार दिखाइए आप। वहाँ जयराम जी सुनाई चीजें हैं, आप दिखाइए। संस्कार भाजपा के दिखाइए आप, यही है असलियत। बिहार में चुनावों के समय में जवाब नहीं आपके पास, शहीदों के नाम पे वोट मांगते हो, जवाब नहीं है आपके पास। हाँ, जवाब नहीं है, देश के जवाब लोगों को आपके स्वागत करने ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करवाया। क्या हुआ? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सुभाष चंद्र बोस की आर्मी से बोलिए, जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं आपके पास, आप बोलो ना, जवाब दो, जवाब देख लिया ना। बताओ कोई जवाब नहीं। प्रधानमंत्री क्यों जाते हैं नवाज शरीफ के कोई घर जवाब में? नहीं। क्यों जाते हैं नवाज शरीफ के घर में? सुजाता पॉल जी, मेरी डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। टिक्कू जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप इतिहास में इतना ज्यादा घुस गई हैं कि मुझे बार बार फिर बात करनी पड़ेगी कि जाकिर नाइक को लेकर जो बयान आया उसका क्या हुआ, बाटला हाउस पर आतंकियों के परिवार से मिलने पर क्यों जाते हैं आपके लोग, कश्मीर के लोग स्वायत्तता मांगते हैं, आजादी नहीं मांगते, ऐसा क्यों कहा जाता है, हिंदुओं के ऐसे वर्जन को बढ़ाया जा रहा है जिसमें बोको हराम से उसकी तुलना की जाती है, ऐसा क्यों होता है। कश्मीर की बात आती है तो टूरिज्म के इतने आंकड़े जो सामने आए हैं, तस्वीरें आई हैं पर्यटकों की, उनको दरकिनार करते हुए एक बार फिर से वही राग अलापा जाता है। ये सब क्यों होता है? फिर ये सवाल तो खड़े होते हैं ना बार बार। नहीं तो लोकतंत्र कब स्थापित होगा कश्मीर में? प्रधानमंत्री जवाब दे देना, कब होगा? अब तक नहीं हुआ। 2019 से मैं टिक्कू जी को लाना चाहूंगी डिबेट में। अब टिक्कू जी, ये जो सवाल पूछा जा रहा है सुजाता जी ने, और आपने सुना होगा राहुल गांधी जब कश्मीरी पंडितों से मिलते हैं
तो उन्होंने ना सिर्फ उपराज्यपाल के खिलाफ एक टिप्पणी की उनकी भाषा को लेकर, और साथ ही ये कहा कि कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको श्रीनगर जैसी उस जगह पर भेजा जा रहा है जहां वो सुरक्षित नहीं है और जबरन उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। मैं जरा आपसे भी वास्तु स्थिति समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं कश्मीर से वो तो कुछ और ही कहती हैं और जो आंकड़े आते हैं वो भी कुछ और कहते हैं। मैं एक्चुअली, अगर आप मुझसे पूछे मेरे दिल की बात, तो मैं इस विषय पर नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं मिलिट्री टॉपिक में बोलना चाहता हूं, अगर आप उसमें बोलने देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं इस विषय पर नहीं बोलना चाहता हूं, मैं कोई भी पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता हूं इस डिबेट के अंदर। अगर आप दिग्विजय जी की स्टेटमेंट के बारे में पूछेंगे, राहुल गांधी की स्टेटमेंट के बारे में जो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द आर्मी, मैं उसमें कमेंट करूँ। टिक्कू जी, लेकिन कश्मीर की स्थिति पर अगर बात करनी हो तो क्या आप उस पर बात करेंगे या नहीं? जरूर, 100% मैं बात करूं। तो कश्मीर की इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, जिसमें ये खबरें आती हैं और ये तस्वीरें आती हैं, जब हम जाकर वहां पर मुआयना करते हैं कि किस तरह से पर्यटक बढ़ रहे हैं, किस तरह घाटी में खुशहाली आ रही है, तो ये तमाम बातें जो है, क्या ये बेबुनियाद है? नहीं, ये बेबुनियाद नहीं है। इस तो पूरी दुनिया ने देख रखा है कि आर्टिकल 370 35A को न्यूट्रलाइज करने के बाद कई अच्छी चीजें वहां हुई हैं। सबसे पहले जो हुर्रियत डिक्टेट कर रही थी, वो तकरीबन पूरे कश्मीर की गवर्नमेंट को चलाती थी इससे पहले, वो खत्म हो गई है। हुर्रियत का पूरा रेलेवेंस जो है खत्म हो गया है। जो हमारे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, जो उनके लीडर्स हैं, जो कश्मीर में एक बात बोलते थे, जम्मू में दूसरी बात बोलते थे, दिल्ली में तीसरी बात बोलते थे, और लोगों को, कश्मीर के लोगों को गुमराह करते थे और हिंदुस्तान के लीडरशिप को अलग अलग तरीके के रंग दिखाते थे, वो भी इरेलेवेंट हो गए। जिस वजह से 2-3 चीजें हुई वहां पर अच्छी। एक तो ये जो डीडीसी इलेक्ट हुए, जो पॉलिटिकल पावर पहले कुछ एमएलएज के पास होती थी, और वो एमएलएज तो तकरीबन सब कश्मीर के ही होते थे, जिनके हाथ में ताकत होती थी। जितना पैसा हिंदुस्तान से जाता था वही लोगों के पास चला जाता था। कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियन उसको जैसे मर्जी थे खर्च करते थे, अकाउंटेबिलिटी होती नहीं थी। अब डेवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर हुआ है। तकरीबन 30,000 ऐसे नुमाइंदे हैं, अभी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के, डीडीसी में हो या पंचायत में हो, तो उनके पास जो फंड्स डायरेक्टली जा रहे हैं उससे काफी सारी डेवलपमेंट आ रही है। दूसरी बात यह, जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं कश्मीर के अंदर, जो दबे हुए थे, तो दबे हुए इसलिए थे क्योंकि यहां पर हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज होती थी जिनको फॉलो किया जाता था, जिससे इन लोगों के ऊपर ज्यादा विश्वास होता था और नेशनलिस्ट फोर्सेस को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। अब जो एंटी इंडियन फोर्सेस है वहां पर वो मार्जिनलाइज हो रहे हैं, और जो प्रो इंडिया फोर्सेस है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने पहले इतने सारे तिरंगे फैलाए कश्मीर के अंदर, जो जब हम कश्मीर में रहते तब नहीं इतने फैलाए जाते। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज है। तो टिक्कू जी, आपने एक तरीके से क्लियर कर दिया ना, आपने पिक्चर जो आप जिससे कह रहे थे बच रहे थे, एक तरीके से आपने उस पिक्चर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया दर्शकों के सामने भी और सुजाता जी के सामने भी। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप ही से जरा पहले मैं जवाब चाहूंगी, फिर मैं सुजाता जी से जवाब चाहूंगी। ये ऐसा कोई कोइंसिडेंस आपको लगता है कि जब जम्मू कश्मीर में यात्रा पहुंचती है और वहां पर ऐसा लग रहा था कि भीड़ थोड़ी कम हो गई है यात्रा में, ऐसी खबरें आ रही थी, उस वक्त दिग्विजय सिंह का ऐसा बयान आना, उस वक्त आज जो मुद्दा बना है वो मुद्दा बनना, और फिर सेना, जवान और साथ में कश्मीरी पंडित, आपको लगता है सब कुछ आपस में कहीं एक मेल जोल है इसका, या तालमेल है? कुछ कोई टाइमिंग को लेकर मैं सवाल जानना चाहती हूँ। हाँ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, उनके लिए जो सबसे बड़ी फांस है, या कहें कि जिसको आज तक जिससे उबर नहीं पाए हैं, वो यही है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 क्यों हट गया। क्यों कुछ परिवारों की जो ठेकेदारी थी, जो कश्मीर के लोगों के अधिकारों का हनन करती थी, जो वहां के लोगों के हर अधिकार को छीन कर और कहती थी कि 370 लगा हुआ है इसलिए इसकी बात मत करिए। वहां पर जब राहुल गांधी जाते हैं, और मेरी जो जानकारी है, अभी तक की जो जानकारी है, कि लाल चौक पर वो तिरंगा भी नहीं फहराने जा रहे। ये सारी चीजें देश के लोगों को, जो जिसने भी स्वतंत्रता के बाद से लाल चौक पर तिरंगा फहराना भारत के प्रभुत्व, संप्रभुता, उसका एक प्रतीक रहा है। उसके लिए जाने कितने लोगों ने बलिदान दिए। भारतीय जनसंघ के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। सवाल यहां यह है कि क्या
अब्दुल्ला और मुफ्ती का जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा है उसको हवा देने के लिए राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जो फोर्सेज नहीं चाहती हैं, जो एजेंसी कहती हैं कि ये ठीक नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से आतंकवाद पर लगाम लगी है, बड़ी मुश्किल से वहां पत्थरबाज गायब हुए हैं, और जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डेटा हो या इंडिपेंडेंट एजेंसीज हो, वहां स्टोन पेल्टिंग की और टेररिज्म की घटनाएं घटी हैं। अब ऐसे में अगर इस तरह का बयान वहां जाकर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर ये किसको मदद करेगा, इसके लिए कुछ अलग से कहने की शायद ही जरूरत है। सुजाता जी, ये जो तस्वीर टिक्कू जी ने और हर्षवर्धन जी ने साफ की है, और सिर्फ उन्होंने ही साफ नहीं किया बल्कि लगातार अगर हम लोग अपडेटेड हैं तो हमें पता लगता रहा है कि धारा 370 के बाद किस तरह की तस्वीरें आती हैं, किस तरह की खबरें आती हैं। जो वहां की खुशहाल तस्वीर एक अब से पहले नहीं दिखती थी वो आती है। उस सब के बीच में ये जो सवाल खड़ा किया गया है कांग्रेस की तरफ से अचानक से वहां जाते ही, आपको लगता है कि ये चुनाव से पहले एक राजनीति करने के उपलक्ष्य में ऐसा हो रहा है या वाकई में किसी के हाथों का खिलौना बन रही है पार्टी? समझ नहीं आया कुछ। देखिए, सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि अभी कोई महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा था। किसने बनाई थी सरकार महबूबा मुफ्ती के साथ, ये भी क्लियर होना चाहिए। भाजपा ने कैसे पीडीपी के साथ कि किसी तरह सरकार बना ले। अब बात करी जा रही है लाल चौक पे तिरंगा फहराने की, तो लाल चौक के पास ही है हमारी कांग्रेस पार्टी का ऑफिस। जाके त्रिपाठी जी एक बार जाके घूम आइएगा। नोटबंदी जब हुई थी तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो आतंकवाद है, जो काउंटरफीट नोट्स अक्रॉस द बॉर्डर से आते थे, वो सब बंद हो जाएंगे। हुए बंद क्या? आतंकवादी घटनाएं बंद हुई, अभी तो बता रहे थे भाजपा के प्रवक्ता की बंद हो गए, मगर पुलवामा की घटना या जो जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, वो सब खत्म हो गए क्या? और जो अभी टिक्कू जी ने कही उस बात का मैं पूरा सम्मान करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बात का राजनीतिकरण नहीं किया। लेकिन जो चीज वहां पे अब जरूरी है, एज एन आर्मी ऑफिसर उन्होंने जो कहा वो सही कहा, लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, तो वहां पे लोकतंत्र भी स्थापित होना चाहिए, लोगों की अपनी गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। गुरुप्रकाश पासवान जी, होगी ये भाजपा को बताना होगा। ठीक है, जवाब दीजिए गुरुप्रकाश पासवान जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर, अगर आप इजाजत दे तो। जी टिक्कू जी, जी देखिए, गवर्नर रूल लागू करना देश में, हमें मालूम है कांग्रेस के जमाने में कितनी सरकारें को बर्खास्त किया गया और कितनी बार प्रेसिडेंट रूल कायम किया गया। ये परिस्थितियां ऐसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वहाँ नहीं काम कर सकती। और मैं तो ये कहूँगा, पिछले जब से बीजेपी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तब से लेकर अभी तक तो अगर आप तुलना करें कांग्रेस के रूल में कितनी सरकारें बर्खास्त की गई हो, कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, तो कोई मुकाबला ही नहीं। यहाँ तो 2-4 बार ऐसा हुआ होगा। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। हम सब लोग यही चाहते हैं कि एक असेंबली बने, वहाँ इलेक्शन बने, लोकतंत्र फिर एस्टैब्लिश हो। लेकिन जब वो स्थिति आ जाएगी वो भी होगा। लेकिन ये कहना कि वहां पर लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। जैसे पहले भी नहीं होता था, कई बार सरकारें बर्खास्त होती थी, प्रेसिडेंट रूल लगता, फिर इलेक्शन था, यहाँ भी ऐसे ही होगा। सुजाता जी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ये तो वही वाली बात हो गई। जवाब कांग्रेस के शासन की फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अभी देखिए, शासन में जो जितने समय तक रहा है उसकी तुलना भी करिएगा, लेकिन 2019 से 2023 आ गया है मगर लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। मैंने ये कहा है कि लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सरकार होनी चाहिए। मेरे शब्द ये हैं। गुरुप्रकाश पासवान जी जवाब देंगे। हाँ, जल्दी। देखिए, टिक्कू साहब से बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर को कोई हम में से पैनल में जो भी बैठा है समझता होगा। और टिक्कू साहब की जो वाणी है उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूरे देश के सामने रख दिया है। जहां तक लोकतंत्र की बात है, पहली बार रीमा जी, देश के लोगों को पता है, कश्मीर के लोगों को पता है, डीडीसी के चुनाव हुए थे और डीडीसी के चुनाव में कुपवाड़ा हो, पुलवामा हो, हर जगह से बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के लोकतंत्र में हिस्सा लिया था। आईआईटी हो, एनआईटी हो, आईआईएम हो, आज जम्मू कश्मीर बदल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को देख रहे हैं। कुछ परिवार के लोग जिनको लगता था कि जम्मू कश्मीर गुपकार रोड से चलाया जाएगा और दिल्ली में जिनको लगता था कि 10 जनपद से चलाया जाएगा देश, अब उनके हाथ से सत्ता निकल रही है और देश के लोगों तक पहुंच रही है। आज हर प्रकार के इंडिकेटर, एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटल्स, हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी,
बॉर्डर रोड डेवलपमेंट, आज जम्मू कश्मीर में नया कश्मीर की जो बात थी वो अब जाके संभव हुई है। लेकिन इनके नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, यात्रा के संयोजक अगर ऐसा बोलते फिर आप व्याकुल हो रही हैं। ऐसे नहीं होता है रीमा जी, देखिए सुनने का धैर्य रखिए फिर व्याकुल हो गई। आपने देखा रीमा जी, आपने देखा रीमा जी, मैं नहीं बोल रहा था इनके बारे में, मैं नहीं बोल रहा था इनके बारे में रीमा जी, इस प्रकार से नहीं होता। सुजाता जी, सुजाता जी, सुजाता जी, सुजाता जी, फिर बीच में बाल की खाल। अरे भैया वो अपनी बारी में जो बोलेंगे आप जवाब दीजिए ना। चलिए, वक्त की कमी है त्रिपाठी जी। मैं नहीं करने दूंगी ना। फिर व्याकुल हो रही है, सेना पर कहाँ सवाल खड़ा हो रहा है फिर से? राजनीति व्याकुल मत होइए, संस्कार मत दिखाइए, व्याकुल मत होइए, संस्कार मत दिखाइए। माफी मांगिए देश से, माफी मांगिए देश से, माफी मांगिए, माफी मांगिए दिग्विजय सिंह को बोलिए, व्याकुल मत होइए और संस्कार मत दिखाइए। आप देश ने देख लिया आपका संस्कार, देश ने आपका संस्कार देख लिया है सुजाता जी। माफी मांगिए दिग्विजय सिंह को बोलिए, माफी मांगेंगे हमने सिखाया आपके जैसे लोगों को, लेकिन आप नहीं कर पाए। एक सेकंड, वक्त की बात है। मैं एक बार प्रफुल्ल बख्शी जी के पास जाऊंगी, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको उन्होंने न्योता दिया है लाल चौक पर कांग्रेस दफ्तर तक जाने का, तो वो न्योता तो आपको मिल गया इसी मंच से अभी कांग्रेस की तरफ से कि एक बार जाके जरा उनका ऑफिस देख लीजिए कश्मीर में। नहीं, मैं तो लाल चौक पे भी होके आया हूं। अब कांग्रेस दफ्तर तो नहीं जा पाया था, अवसर लगा तो जरूर चला जाऊंगा। हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम तो पत्रकार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब देश के लिहाज से, राजनीतिक संदेश के लिहाज से और जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात करनी होगी तो कांग्रेस कार्यालय पर झंडा नहीं, लाल चौक पर तिरंगा फहराना ये प्रतीक माना जाता है। कांग्रेस को अगर आज ये लग रहा है कि सेना पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो आप लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह से माफी मंगवाइए। मुझे तो मुश्किल ये दिखती है कि पहले और भी तो सर्जिकल स्ट्राइक पर उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सवाल खड़े किए थे, उसका क्या होगा? क्या उस सब पर माफी मांग पाएगी कांग्रेस? मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि अगर इतना कर पाएगी तो शायद लोगों का भरोसा जाएगा। ठीक है बख्शी जी, जल्दी से एक लाइन में, समय की बात है। मैं सारी चीज का एक चीज कहना चाहता हूं। सबने बात करी सेना की। सन 47 से जितनी बार सेना जीत के आई है उतनी बार उसकी पेंशन कम हुई है। उनको ऑर्डर और प्रोटोकॉल में नीचे लाया गया है। चलिए, ये एक ऐसा विषय इस पर तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इतना अहम मुद्दा, क्योंकि बार बार जब भी बात सेना की होती है और इस तरह के विवादित बयानों की होती है, तब एक बार फिर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। चलिए, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और इसीलिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी नई दिल्ली पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें। आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली से आप ये सीधी तस्वीरें देख रही हैं। और हर बार गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है विदेशी मेहमानों को, और इसलिए इस साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी खास मेहमान, मुख्य अतिथि बनेंगे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में। और उसी में भाग लेने के लिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली से, जबकि वो दिल्ली पहुंचे हैं।
और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जबकि मिस्र के राष्ट्रपति सीसी दिल्ली पहुंच गए हैं और काफी ये एक अहम उनका दौरा रहेगा, जिसमें कि वो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित रहे हैं। और आज वो अब से कुछ ही देर पहले यहां पहुंचे। हम जरा सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी अमृतपाल के पास। अमृतपाल, एक अहम दौरा मिस्र के राष्ट्रपति का गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर। जी, बहुत अहम दौरा है राष्ट्रपति फतेह अल सीसी का, क्योंकि ये बायलैटरली भी इम्पोर्टेंट है। ये दौरा भारत मिस्र की जो बायलैटरल टाइज हैं उस हिसाब से भी, और रीजनल और जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी ये दौरा बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसकी सिंबलिज्म, जैसे आपने कहा कि वो मुख्य अतिथि हैं 26 जनवरी के, तो एक बड़ी ऑनर दी गई है। ये अरब वर्ल्ड के मेरे ख्याल से तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनको रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बुलाया गया है, और इजिप्ट के तो बिल्कुल पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनको ये ऑनर दी गई है। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि भारत इस रिलेशनशिप को कितनी इम्पोर्टेंस अटैच करता है। दूसरी बात, आप भारत की अपने G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने इजिप्ट को एक स्पेशल इनवाइटी के तौर पर G20 में बुलाया है। तो इससे ये दर्शाता है कि भारत इस रिलेशनशिप को कितनी इम्पोर्टेंस अकॉर्ड करता है, और इसलिए ये विजिट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया अमृतपाल इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें, जैसा कि अमृतपाल ने भी बताया, ये लगभग तीसरा दौरा है मिस्र के राष्ट्रपति का भारत में, और इसके बाद, इस दौरे के बाद, जो कि वो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं, भारत मिस्र के संबंधों को और ज्यादा आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका वो निभाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। बहरहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।